हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है असल सोशोलॉजी। आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जो परिस्थिति एवं भूमिका पर जो है बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जो है स्टेटस एंड रोल का इंट्रोडक्शन या परिचय देखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई पद होता है जिससे उसकी समाज में पहचान होती है। वह उस पद के द्वारा समाज में जाना जाता है जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जो है कोई ना कोई समाज में कुछ ना कुछ जो है पद होता है जिसकी वजह से उसकी समाज में पहचान होती है और वही उसकी जो है परिस्थिति कहलाती है। प्रत्येक पद के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है जिसे उसकी भूमिका कहते हैं। अब जैसे किसी ना किसी कोई ना कोई व्यक्ति का कोई ना कोई समाज में कुछ ना कुछ पद होता है तो उस पद के अनुरूप या उस पद के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की जो है कोई ना कोई भूमिका होती है। कहने का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ रोल होता है ना। जैसे कि समाज में या परिवार में कहें कि जैसे कि कोई पिता है तो पिता जो है उसकी एक स्टेटस हो गया। पिता जो है उसकी परिस्थिति हो गई और पिता के अकॉर्डिंग जो भी वो कार्य करेगा पिता होने के नाते, यानी कि अपने बच्चों का पालन पोषण या अन्य और भी कोई जो काम करेगा तो वो उसका जो है भूमिका हो गई, वो उसकी रोल हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तथा संबंधों के बनने का आधार सामाजिक अंतःक्रिया है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज जो बनते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बनते हैं। अंतःक्रिया के द्वारा समाज में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं या सामाजिक संबंध बनते हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है समाज में यानी कि समाज का निर्माण होता है। और यह अंतःक्रिया दो व्यक्तियों के बीच ना होकर दो परिस्थितियों के बीच होती है। अब इन्होंने अंतःक्रिया को बता दिया कि जो अंतःक्रिया है वो व्यक्तियों के वो जो है अंतःक्रिया को इन्होंने बताया कि अंतःक्रिया दो व्यक्तियों के बीच ना होकर दो परिस्थितियों के बीच होती है, यानी कि दो स्टेटस जो होते हैं उनके बीच में आपस में जो है अंतःक्रिया होती है। शायद इसीलिए रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहते हैं। अब जो रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट है उन्होंने जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा है समाज को। आइए और देखते हैं आगे। परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख मैक्स वेबर ने किया। अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर एकल रूप से देखें या बात करें तो जो सामाजिक परिस्थिति है या जो परिस्थिति है उसका जो सबसे पहले उल्लेख किया था वो मैक्स वेबर ने किया था। जबकि भूमिका की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया, जीएच मीड। ठीक है, तो अगर अलग अलग देखें तो परिस्थिति का उल्लेख सबसे पहले मैक्स वेबर ने किया और उसके बाद अगर भूमिका की बात करें हम तो भूमिका का जो सबसे पहले जो उल्लेख किया है वो जो है मीड ने किया है, जीएच मीड ने किया है। ठीक है, लेकिन परिस्थिति एवं भूमिका के सम्मिलित रूप का अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका, तो इनका सम्मिलित रूप से जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है वो जो है राल्फ लिंटन ने किया है 1936 में। इनकी किताब थी द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में जो है राल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल या परिस्थिति एवं भूमिका का उल्लेख किया है। ये अमेरिकी मानव शास्त्री थे। लिंटन का कहना है कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब लिंटन ने कहा है कि जो दोनों जो यानी कि जो स्टेटस एंड रोल है वो दोनों एक साथ ही जो है समाज में जो है प्ले होते हैं, एक साथ ही जो है दोनों की व्यवस्था है। अगर कहीं ना कहीं किसी का कोई स्टेटस है तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई रोल भी प्ले करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं या पर्यायवाची हैं। या हम परिस्थिति एवं भूमिका पर अलग अलग विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। परिस्थिति समाज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह समाज का आधार है। इसके अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। अब इन्होंने बताया कि जो सामाजिक संरचना की कल्पना है वो केवल परिस्थिति के माध्यम से ही की जा सकती है। अब इससे पहली वाली वीडियो में हमने सामाजिक संरचना के बारे में बताया था। तो सामाजिक संरचना का जो आधार हुआ या सामाजिक संरचना का जो निर्माण का जो तरीका है उसके लिए स्टेटस जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसलिए तो बीरस्टेट ने कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इस अवलोकन से यही स्पष्ट होता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक पदों का निर्माण होता है उसी का एक समग्र है। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने परिस्थिति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से परिस्थिति के बारे में बताया है। तो राल्फ लिंटन है सबसे पहले। इनकी जो किताब है वो है द स्टडी ऑफ मैन। ये जो मैंने इसमें ब्लू से जो ब्रैकेट में लिखा है ये इनकी बुक है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। राल्फ लिंटन द स्टडी ऑफ मैन। क्या बताने का कोशिश की है इन्होंने अपनी डेफिनेशन में? तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विषय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यानी कि सामाजिक जो पूरे का पूरा जो सोशल सिस्टम है और उसमें जो भी व्यक्ति है और उस एक समय में व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त हुआ है उसी को ही जो है हम उसका स्टेटस या परिस्थिति कहते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार, ऑकबर्न एंड निमकॉफ की जो किताब है वो है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसमें जो है इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समाज में व्यक्तियों के पद का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर कहें कि जो भी व्यक्ति है उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। जो व्यक्ति है उसका मतलब समाज में क्या अधिकार है, वो समाज में किस लिहाज से जो है तो उसके विषय में जो है प्रतिनिधित्व यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि समाज में उसका वास्तव में है क्या, मतलब किस लिहाज से किस हैसियत से वो समाज में है, तो उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इलियट एंड मेरिल, इसमें जो है इनकी जो किताब है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयासों इत्यादि के कारण प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो लिंग है या पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है उसमें व्यक्ति का अपना बस नहीं होता, वो स्वतः ही पैदा हो जाता है। व्यक्ति की आयु स्वतः ही बढ़ती रहती है। कौन से परिवार में जन्म लेना है ये उसको नहीं मालूम होता है, किस वर्ग में उसको जन्म लेना ये नहीं मालूम होता है। विवाह अथवा प्रयासों इत्यादि के कारण जो भी वो परिस्थिति समाज में प्राप्त करता है उसके बारे में इन्होंने बात की है। रॉबर्ट बीरस्टेट की किताब का नाम है द सोशल ऑर्डर। इम्पोर्टेंट किताबें हैं इन सभी की, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे या याद कर लेंगे इनको। तो रॉबर्ट बीरस्टेट ने क्या बताया? सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो है जो भी समाज में या समूह में किसी व्यक्ति का जो पद होता है वही जो है उसकी परिस्थिति होती है, वही उसका स्टेटस होता है। आइए परिस्थिति के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो राल्फ लिंटन ने परिस्थिति के दो भागों के बारे में बताया, यानी कि दो प्रकार जो है राल्फ लिंटन ने बताने का प्रयास किया है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति, इसको एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। दूसरी है अर्जित परिस्थिति, इसको अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति किसे कहते हैं। तो यह परिस्थिति व्यक्ति को जन्म द्वारा समाज स्वतः ही प्रदान कर देता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे ही व्यक्ति ने किसी समाज में जन्म लिया उसको यह परिस्थिति प्राप्त हो गई। कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं लगाना है अपने अकॉर्डिंग और कुछ नहीं करना है। जैसे ही व्यक्ति समाज में जन्म लेगा तो उसको स्वतः ही, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति समाज में खुद से ही अपने आप से ही जो वो प्राप्त कर लेता है उसको कुछ प्रयास या कोई भी मेहनत या कुछ नहीं करना पड़ता, उसको जो है प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। इसमें व्यक्ति के गुणों तथा योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। अब देखो इन्होंने बता दिया, इसमें व्यक्ति के अंदर कितने भी गुण हो या कोई भी योग्यता हो इसमें कोई महत्व होता ही नहीं। इसके लिए व्यक्ति के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता, इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी समाज में प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के निम्न आधार हो सकते हैं। अब यानी कि हम देखते हैं कि कौन कौन से निर्धारण हैं जिनके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है। अब व्यक्ति का जैसे कि पुरुष होना है या स्त्री होना है वो किसी पर डिपेंड तो होता नहीं। जब व्यक्ति जन्म लेगा तो वो स्वतः ही उसको मिल जाएगा लिंग, यानी कि वो पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसमें भी जो है कोई वो नहीं है, ये भी स्वतः ही प्राप्त होता है। व्यक्ति की आयु जो है
वो भी स्वतः ही अपना आप बढ़ती चली जाती है। वो चाहे कि मैं एक दिन अपनी आयु को रोक लूँ तो ये तो असंभव है ना। नातेदारी, तो जैसे ही व्यक्ति समाज में जन्म लेता है उसके बहुत सारे रिश्ते नातेदार स्वतः ही बन जाते हैं। कोई चाचा बन जाता है, कोई चाची बन जाता है, कोई मामा, कोई मामी, अन्य। तो इस तरह से जो है उसके अन्य नातेदार भी जो है पैदा होने के साथ ही उसको मिल जाते हैं। बहुत सारे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि आदि। जन्म लेता है वो, तो उस पर जन्म पे भी जो है व्यक्ति का कोई वो नहीं होता है किस जाति में जन्म लेना है, उसको किस धर्म में जन्म लेना है। तो उसका भी जन्म जो है अपने आप ही जो है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। शारीरिक विशेषताएं, अब शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी कोई व्यक्ति जो है एकदम से हट्टा कट्टा है, कोई पहलवान है या कोई वो है, तो उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा प्रयास उसको नहीं करना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति रंग में काला है या कोई रंग में अगर किसी का रंग गोरा है तो इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रदत्त हैं, यानी कि जन्म से स्वतः ही व्यक्ति को मिल जाती हैं, है ना। इसमें कोई ज़्यादा प्रयास, कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जाति, अब जाति भी जो है स्वतः ही प्राप्त होती है। जाति तो जन्म जब व्यक्ति लेता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है वो उसी जाति का जो है सदस्य बना रहता है। जाति कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती। आप एक बार को जो अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाति जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत बनी रहती है। जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति में आपकी मृत्यु होना निश्चित है, बस ये जान लीजिए। ये जो है ये सारे की सारी जो लिंग, आयु, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति, ये जो है सारी की सारी प्रदत्त परिस्थिति के जो है निर्धारण के कारण से निम्न आधार पर जो है इनको हम, यानी कि इन्हीं आधारों पर जो है हम इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है। इसके आगे अर्जित परिस्थिति। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्जित, अर्जित का मतलब होता है अर्जन करना। अर्जन का मतलब यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा समाज में, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी समाज में, ऐसे ही नहीं मिलेगा कुछ भी। तो जो भी कुछ हम अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा जो भी प्राप्त करेंगे उसको हम अर्जित परिस्थिति कहेंगे। देखते हैं, यह परिस्थिति व्यक्ति स्वयं अपने गुणों तथा योग्यता के बल पर प्राप्त करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण हैं या उसकी जो भी योग्यता है उसके आधार पर जो भी वो प्राप्त करेगा। यह जन्म से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मेरा जन्म किसी निम्न जाति में हो गया तो मैं जो है कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अछूत हूँ तो मैं जो है कुछ नहीं कर सकता। आजकल देख लो, एक जो महिला है, आदिवासी महिला, आज जो है देश की एक प्रथम महिला नागरिक है ना। वो देश की राष्ट्रपति है। अगर वो यही सोच लेती कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा तो छोटी जाति में जन्म हो गया, तो वो जो राष्ट्रपति का जो पद उनको मिला है वो अर्जित परिस्थिति है। ठीक है कि नहीं? वो उन्होंने अर्जन किया है, वो उनका अचीवमेंट है, इसीलिए इसको अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति की योग्यता व कुशलता से है। यानी कि व्यक्ति जितना योग्य होगा उतना ही अर्जन करता चला जाएगा, उतनी ही जो है उसकी जो वो समाज में जो भी कुछ हासिल करना चाहेगा वो हासिल कर लेगा। समाज में अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। जैसे कि संपत्ति, किसी को अगर संपत्ति इकट्ठी करनी तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए भी जो है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ प्रयास जो है अपने से करने पड़ेंगे। एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी ग्रहण करनी है, तो शिक्षा भी जो है एक तरह से अर्जित परिस्थिति है। शिक्षा के माध्यम से हम जो है ऊंची ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। तो जो भी कुछ अचीव करते हैं, जो भी कुछ हम समाज में प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा जो है अर्जित परिस्थिति होता है। राजनीतिक सत्ता, अब राजनीतिक सत्ता भी जो है अर्जित परिस्थिति है, घर बैठे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उपलब्धियां आदि, कोई भी उपलब्धि आपको मिलता है, कोई भी अवार्ड मिलता है, कोई भी रिवार्ड अगर आपको मिलता है, कोई भी पुरस्कार अगर आपको मिलता है, तो वो सारी की सारी जो है आपकी अपनी मेहनत के द्वारा आपको मिल रहा है समाज में, या जो आप अपनी योग्यता के आधार पर जो भी कुछ आप हासिल कर रहे हैं वो सारी की सारी आपकी उपलब्धियां ही हैं, और यही जो है अर्जित परिस्थिति होती है। अब परिस्थिति वाला पार्ट जो है खत्म होता है। अब हम जो है देखते हैं भूमिका क्या होती है, यानी कि रोल। भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। यानी कि भूमिका जो है परिस्थिति के साथ साथ ही चलती है ना। अगर कहीं कोई स्टेटस है तो उसका कुछ ना कुछ रोल भी है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। ठीक है ना। परिस्थितियां तो जो अचीव्ड भी होती हैं, एस्क्राइब्ड भी होती हैं, तो वो मिल जाती हैं व्यक्तियों को, लेकिन जो भूमिका, जो रोल होता है,
या जो भूमिकाएं होती हैं उनका हम निर्वाह करते हैं, हमें निभानी पड़ती हैं समाज में। एक व्यक्ति जिस प्रकार एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति को कोई भी समाज में कोई स्टेटस है या कोई भी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति समाज में जो है अपनी सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करेगा। अगर कोई समाज में आईएएस बन जाता है या डीएम बन जाता है, तो डीएम जो बना, डीएम तो उसका स्टेटस हो गया, है ना। डीएम बनना तो उसका स्टेटस हो गया, तो उसका रोल क्या होगा, उसकी भूमिका क्या होगी। तो जो डीएम से जो जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं, है ना, डीएम के पद का जो विशेषाधिकार हैं, वो जो उनका जो प्रयोग करेगा, वो सारी की सारी जो हैं, वो उस पद के साथ जो भी जुड़े हुए रोल हैं, उसकी जो भी उस पद के साथ जुड़ी हुई भूमिकाएं हैं, वो सारी की सारी जो हैं उसकी भूमिका हो जाती हैं। अब देखो इसमें क्या बताया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है एक, जैसे कि हमने अभी पहले 1-2 मिनट पहले बात की है, राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, यानी कि वो एक स्टेटस है। इस स्टेटस के, इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य हैं। अब जब आपको जो भी कोई स्टेटस मिला है, तो उसका कुछ ना कुछ दायित्व होगा और कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करने पड़ेंगे। तो यही राष्ट्रपति की भूमिका है, यानी कि यही जो दायित्व हैं और ये जो कर्तव्य हैं, यही जो है राष्ट्रपति की क्या हो गई, यही भूमिका हो गई। यानी कि उसको करना क्या काम है, जो भी व्यक्ति का काम होता है उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ, वही भूमिका कहलाती है। राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वालों को कुछ सुविधाएं एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति बनना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब बन जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उससे संबंधित कितनी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं और कितने विशेषाधिकार जो हैं उसको मिल जाते हैं, तो ये सब लोग जानते ही हैं। परिभाषाएं हैं। भूमिका की परिभाषा किंग्सले डेविस के अनुसार है, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि जो स्टेटस उसको मिला है, या जो समाज में उसको जो भी कोई स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो उनकी वो पूर्ण करेगा, और उनकी पूर्ति करना ही जो है भूमिका कहलाता है। एलियट मैरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप करता है। आगे नहीं समझ में बात। यानी कि भूमिका एक तरह का काम है, एक तरह का कार्य है, और व्यक्ति जो है प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है उसको। यानी कि जो भी परिस्थिति उसको मिलेगी, तो वो उसको जो है वो करेगा उस काम को। अब जो आगे है वो है भूमिकाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं, है ना। यानी कि जो हमारे रोल हैं उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट्स हैं जो अक्सर जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। पहला तो है भूमिका वंचन, दूसरा है बहुल भूमिका, और तीसरा है भूमिका प्रतिमान। तो आइए इनको देखते हैं नंबर वारी से। भूमिका वंचन, है ना। भूमिका वंचन क्या है? भूमिका वंचन का जो सिद्धांत है वो राल्फ लिंटन ने दिया था। जो हमने नीचे ब्लू से लिखा है वो राल्फ लिंटन। तो भूमिका वंचन जो अवधारणा है वो राल्फ लिंटन की है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आता ही है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं क्या है ये। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति छोड़कर दूसरी परिस्थिति को धारण करता है, तो उसे अपनी पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी नहीं पड़ती। इसे ही भूमिका वंचन कहते हैं। आगे नहीं समझ बात। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई नया पद मिला और वो पुराना पद जो है नहीं त्याग पा रहा है ना, तो इसी को जो है भूमिका वंचन कहते हैं। भूमिका वंचन का सिद्धांत राल्फ लिंटन ने दिया है। भूमिका प्रतिमान क्या होता है? इसको अंग्रेजी में रोल सेट कहते हैं। ये रॉबर्ट मिल्टन ने दिया है भूमिका प्रतिमान। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं, है ना। यानी कि जब एक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं निभाए, अभी देखते हैं एग्जाम्पल है इसका, उससे जो है एकदम से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टरों से, मरीजों से
है ना, नर्सों से एवं चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जब एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है तो उसको हम भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर अगर अपने नर्स से बात करता है तो उसकी भूमिका अलग तरह की होती है। अगर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो उसकी भूमिका कुछ अलग तरह की होती है। और अगर एक डॉक्टर अपने अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से बात करेगा तो उसका जो है, जो उसकी जो रोल है या जो उसकी भूमिका है वो अलग तरह की हो जाएगी। तो यही जो है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जब कोई भी एक व्यक्ति निभाएगा तो उसे ही जो है भूमिका प्रतिमान कहते हैं। ये रॉबर्ट मर्टन का है, इंपॉर्टेंट है। अब है बहुल भूमिका यानी कि मल्टी रोल। ये भी राल्फ लिंटन ने दिया है बहुल भूमिका का कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण किए होता है और प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं निभाता है, ठीक है ना। इन्हीं भूमिकाओं को बहुल भूमिका कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति एक साथ मल्टीपल रोल प्ले करता है ना, एक से अधिक रोल जब निभाए, एक से अधिक भूमिकाएं जब निभाए व्यक्ति, तो उसको ही जो है हम मल्टी रोल या बहुल भूमिका कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला हो, है ना, तो इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को जो है, आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार के लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।